खबर बिहार से है, जहां एक बार फिर महागठबंधन की हुकूमत बनने जा रही है। आज दोपहर 2 बजे नीतीश कुमार 8वीं बार वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। वहीं तेजस्वी यादव नायब वज़ीर आला बनेंगे। मंगल के रोज नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव और महागठबंधन के रहनुमाओं ने बिहार में नई हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। गवर्नर को भेजे गए खत में कहा गया कि 164 एमएलएस की हिमायत उन्हें हासिल है। उधर बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ एहतजाज करने के लिए सड़कों पर उतरेगी। बीजेपी का एहतजाज लगातार जारी भी है। और मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि नीतीश कुमार के पाला बदलने पर उन्होंने कहा कि आवाम देख रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको दिखाते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से नीतीश कुमार एक बार फिर आपसे दूर गए हैं, मुख्यमंत्री पद की 8वीं बार शपथ ले रहे हैं, कैसे देखते हैं? कुछ लोगों की एक आदत सी बन गई, कुछ हैबिचुअल हो गए हैं लोग, जिन्हें कि गुजरात से अदावत है, मोदी जी से बगावत है और यही उनकी राजनीतिक तिजारत है। तो जिनकी गुजरात से अदावत, मोदी जी से बगावत और राजनीतिक तिजारत यही हो, तो वो समय समय पर इसी तरह के पॉलिटिकल पाखंड करते हुए दिखाई पड़ते हैं। हाँ सर, इसके साथ साथ अगर हम देखें, जिस तरह से नीतीश कुमार का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि हम कभी भी लालू यादव से फिर नहीं मिलेंगे, आरजेडी से फिर नहीं मिलेंगे। लालू यादव ने कहा था कि नीतीश भी जो है वो सांप की तरह अपने केचुल बदलते हैं। कैसे देखते हैं सर इसे? देखिए, मुझे लगता है कि जब जो है वो इस तरह के सारे के सारे चीज़ें सामने आती हैं तो लोगों को बहुत आश्चर्य होता है। लोगों को जो है वो कई तरह के उनके कैरेक्टर पे भी सवाल खड़े होते हैं, उनकी कमिटमेंट पे भी सवाल खड़े होते हैं। अब जहाँ कैरेक्टर और कमिटमेंट ज़ीरो हो तो इस तरह के सवाल भी करना बिल्कुल बेमायनी है। लेकिन एक बात समझना चाहिए कि मोदी जी के परिश्रम के परिणाम और तपस्या की ताकत को इस तरह के पॉलिटिकल पाखंड के ज़रिए कोई कमज़ोर नहीं बना कर सकता। हाँ सर, आखिरी सवाल जानना चाहूँगा कि कुछ लोग जो हैं, जेडीयू के कुछ लोग हैं, उनका यह कहना है कि 2024 में विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। देखो, एक बात अभी आपको समझना चाहिए कि कुछ लोगों की अभी से जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली स्थिति है, अभी 2024 में एक वैकेंसी है नहीं, उससे पहले ही जो है उन्होंने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो खुशफहमी में किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर कहना है किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कैप्टन प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। और प्रशांत किशोर ने उम्मीद जाहिर की कि नए इत्तेहाद से बिहार में सियासी इस्तेहकाम कायम होगा। प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार बिहार की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। ये छठवां सरकार बनाने का छठवां अटेम्प्ट है, 6 फॉर्मेशन है और 6 फॉर्मेशंस में एक अगर आप मांझी जी का छोड़ दें तो बाकी 5 फॉर्मेशंस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं। स्वाभाविक है कि आप फॉर्मेशन तभी बदलते हैं जब पिछला जो आपने बनाया था उससे आप कंफर्टेबल ना हो, या जो आपकी आशा अपेक्षा उस फॉर्मेशन से राजनीतिक या प्रशासकीय रही है उससे वो खरी नहीं उतरी है, पॉलिटिकल बातें पूरी नहीं हुई हैं। तो मेरी आशा बस इतनी है कि अब कम से कम ये जो एक पॉलिटिकल स्थिरता लौटे इस राज्य में, और नीतीश जी ने जो अब ये नया अध्याय, कल उन्होंने कहा है कि एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, इस अध्याय पर रहें और इस पर बिहार के बेहतरी के लिए जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उनसे वो काम हो। और नीतीश कुमार पर जारी बीजेपी के हमलों पर, तनकीदों पर कांग्रेस ने जवाबी हमला किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक अनवर ने पूछा कि जब तक नीतीश कुमार साथ थे तो सब कुछ ठीक था, अलग क्या हुए, उन्हें पलटू राम कहा जा रहा है। कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर साहब, उनसे बात करते हैं। सर, आज एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और आप लोग भी उसका सहयोगी पार्ट बनने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि आज एक नई सरकार, एक नया गठबंधन बिहार में सरकार बनाने जा रही है और आज ही उसकी ओथ टेकिंग सेरेमनी होगा। एक नई शुरुआत होगी। बिहार के लोगों को एक उम्मीद है कि जो नया गठबंधन है, जो धर्मनिरपेक्ष गठबंधन के, ये सेकुलर गठबंधन है, ये यकीनन आने वाले समय में बिहार के विकास के लिए, बिहार की प्रगति के लिए लोग काम करेंगे। और जो भी भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, हमको कहना चाहिए कि पहले अपने गरिमा में
वो झांक कर देखें कि क्या स्थिति है, 1917 में उन्होंने क्या किया था। और कई ऐसे मौके आए हैं देश के अलग अलग कोनों में जिस प्रकार का उन्होंने प्रदर्शन किया है वो सबके सामने है। सर, बीजेपी पूरे बिहार में प्रदर्शन भी कर रही है, जो एलिगेशन लगाया जा रहा है कि पलटू राम हैं, धोखेबाज हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब उनके साथ जाए तो सब ठीक है, और जब उनको छोड़कर दूसरे गठबंधन में अगर वो शामिल होते हैं तो पलटू राम हो जाते हैं। तो ये जो दोहरी नीति और दोहरी सोच जो भारतीय जनता पार्टी की है वो एक्सपोज हो चुकी है। अब सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को ये समझ चुके हैं कि वो सत्ता में आने के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है। सर, क्या कांग्रेस इस सरकार का हिस्सा होगी? लगता तो है, ऐसा है कि जब हम गठबंधन में शामिल हैं तो अगर मंत्रिमंडल का ऑफर हमें मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा, तो ज़रूर शामिल होंगे। न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। और पटना में बीजेपी ने नीतीश कुमार की क़यादत वाली महागठबंधन हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। बीजेपी के बड़े लीडरान इस एहतजाज में शामिल हैं। बीजेपी का कहना है कि बिहार की तरक्की पर इसका असर पड़ेगा। आज लोगों में, बिहार के लोगों में गुस्सा है। बिहार में इंडस्ट्री आ रही थी क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, लेकिन वो ऐसे लोगों के साथ चले गए जिनके नाम से उद्योगपति भाग जाएंगे। जिन्होंने बिहार में उद्योग भगाया है उनके साथ गठबंधन हो गया। क्या होगा रोजगार का, क्या होगा उद्योग का, क्या होगा उद्यमी का, क्या होगा बिहार के भविष्य का। नीतीश जी को तो मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके साथी अच्छे नहीं हैं। उनके जो साथी हैं उनके नाम से डरते हैं लोग। ये डर है, एक अच्छे साथी को छोड़ दिया, ये अच्छा सिला दिया हम लोगों के प्यार का, ये तो बड़ी गलत बात है। जब भी मिलते थे कभी आभास नहीं हुआ कि वो छोड़कर जाने वाले हैं। हम लड़ेंगे, सड़क पर लड़ेंगे, विधानसभा में लड़ेंगे। लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मतदान से लेके मतगणना के बीच का था। आरजेडी के लोगों ने जिस प्रकार से 2 दिन के लिए गुंडा राज स्थापित करने की कोशिश की थी, वसूली करना शुरू कर दिया था, मारपीट करना शुरू कर दिया था। और आज नीतीश जी धोखा देकर बिहार के जनादेश को आज वैसे लोगों से समझौता कर सत्ता में कुर्सी बचाने चले गए, कुर्सी के लिए चले गए, मुख्यमंत्री पद के लिए चले गए। जो आरजेडी और कांग्रेस भ्रष्टाचार का, जो आतंक का, जो गुंडा राज का, जो घोटालों का प्रतीक है, यह अन्याय नीतीश कुमार जी ने किया है बिहार के लोगों के साथ। और 2024 के चुनाव में 40 की 40 सीट यहाँ बीजेपी और एनडीए के साथ रहने वाली सहयोगी दल जीतेगी। और प्रधानमंत्री का ख्वाब उनको किसी ने दिखाया है। उपेंद्र कुशवाहा जी ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि आगे बढ़ो, आप प्रधानमंत्री के मटेरियल है, 77 जन्म में भी नहीं बनेंगे। और अब एक और बेहद अहम खबर, बिलाखिर वरावरा राव को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भीमा कोरेगांव मामले में मुस्तकिल जमानत दे दी है, ताहम वो निचली कोर्ट के हुक्म के बगैर शहर नहीं छोड़ सकेंगे, यानी उन्हें ग्रेटर मुंबई में ही रहना होगा, उन्हें गवाहों से राब्ता नहीं करना होगा। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर वरावरा राव को 3 महीनों की उबूरी जमानत दी थी। अप्रैल में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। तो नाज़रीन, इस वक्त की बेहद अहम खबर, वरावरा राव को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वरावरा राव को भीमा कोरेगांव केस में मुस्तकिल जमानत दे दी है, लेकिन कुछ शर्तें भी हैं अदालत की कि वो निचली अदालत के हुक्म के बगैर शहर नहीं छोड़ सकेंगे, ग्रेटर मुंबई में ही उन्हें रहना होगा। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, वरावरा राव को बिलाखिर राहत मिल गई है, आपसे तफसीलात चाहेंगे इस ताल्लुक से।
जी बिल्कुल हिना, साफ तौर से एनआईए ने वरवरा राव को फिलहाल जमानत देने का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इनिशियल स्टेज पे है, लिहाजा इस मामले में अभी जमानत ना दी जाए। लेकिन चूंकि वरवरा राव का स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं था, लिहाजा उन्होंने मेडिकल ग्राउंड को लेकर बेल अप्रोच किया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें फिलहाल एक रेगुलर बेल दे दी है इस पूरे मामले में, लेकिन कई कंडीशन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। पहला कि वो बिना कोर्ट के इजाजत के देश छोड़ के नहीं जा सकते हैं, और दूसरा ये कि फिलहाल वो अपने किसी भी इस मामले से जुड़े को एक्यूज्ड या गवाह से संपर्क नहीं करेंगे। लगातार वो पुलिस को अपने लोकेशन की जानकारी देते रहेंगे। हालांकि वरवरा राव का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है और लिहाजा उनका अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है, और इसीलिए कोर्ट ने कहा चूंकि उनका जो स्वास्थ्य ठीक नहीं है लिहाजा उन्हें जमानत देने में कोई फिलहाल इस मामले में आपत्ति नहीं है, लेकिन कंडीशन जरूर लगाया है और ये कहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उस पूरे मामले में अपनी आगे की जो जांच है वो कंटिन्यू रखे। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। अकाली दल लीडर और पंजाब के साबिक काबीनी वजीर बिक्रम सिंह मजीठिया को अदालत से राहत मिल गई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत पटियाला जेल में बंद मजीठिया को अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। मजीठिया को पंजाब ड्रग रैकेट केस में गिरफ्तार किया गया था। मजीठिया ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक केस में इस साल 20 फरवरी को होने वाले पंजाब असेंबली इंतखाबात के बाद हथियार डाल दिए थे। खबर बडगाम से है। बडगाम के वत्रहिल इलाके में एनकाउंटर जारी है। ये एनकाउंटर रात सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान शुरू हुआ। इस एनकाउंटर में लतीफ राथर समेत लश्कर के 3 मिलिटेंट फंसे हैं। बताया जा रहा है कि इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की मुसद्दिका इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया। इस दौरान इलाके में छिपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की और एनकाउंटर शुरू हुआ। आपको बताएं कि ये मिलिटेंट एक रिहायशी मकान में छिपे थे और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले आम शहरियों को घर से निकाला। वाज़ेह रहे कि इस एनकाउंटर में लतीफ राथर नामी मिलिटेंट भी मौजूद है जो अमी और राहुल भट्ट की हलाकत में मुलविस था। और ब्रेक के बाद एक अहम खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड इंतखाब एक मुअम्मा बनकर रह गया है। हाईकोर्ट के अहकाम के बाद 4 साल बाद होने वाला इंतखाब का मामला फिर हाईकोर्ट की दहलीज पर जा पहुंचा है। इस बार रिटर्निंग ऑफिसर की ही बदउनवानियों को निशाना बनाते हुए रतलाम के यहिया खान के जरिए जबलपुर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी गुजार का जवाब है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो कि रिटायर्ड ऑफिसर है, इनके जरिए वक्फ बोर्ड में की गई बदउनवानियों का मामला कई जांच एजेंसियों के दायरे में है। इसके जरिए वक्फ बोर्ड इंतखाब को मुतासिर किया जा सकता है। अदालत ने समाअत के लिए मामले को 128 नंबर पर दर्ज किया है। सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड इंतखाब का मामला जो है एक बार फिर कोर्ट तक जा पहुंचा है, इसकी क्या कुछ तफसीलात हैं? इसकी वजह यह है कि मध्य प्रदेश में 2018 से वक्फ बोर्ड में कोई कमेटी नहीं है। 4 साल बाद हाई कोर्ट के काम के बाद इंतखाब हो रहे थे, लेकिन उसमें पहले बोर्ड के जरिए जो 7 रुकनी बोर्ड बनाया जा रहा है, उसको चैलेंज किया गया। और अब मामला यह है कि रिटर्निंग ऑफिसर को ही जो टारगेट किया गया है और रिटर्निंग ऑफिसर को बताया गया कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो खुद जो है बहुत सारी बदउनवानियों में मुलविस है। उनके खिलाफ चाहे लोकायुक्त की बात की जाए या EOW, उनमें मामला उनके खिलाफ जांच का चल रहा है। तो जो लोग पहले से ही दावेदार है, अगर उनके खिलाफ इस तरह से मामले पास रहेंगे तो वो इलेक्शन को मुतासिर कर सकते हैं। 128 नंबर पर आज जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत में समाअत होगी और उस पर देखना है कि अदालत अपना फैसला क्या सुनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। ज़ीराकोट श्रीनगर में कायम फौज की 2RR हेडक्वार्टर में वीर नारी वीर माता तकरीब का इनेकाद किया गया। बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा और पटन से ताल्लुक़ रखने वाली शहीद फौजियों की बेवाओं और उनकी वालदाओं ने इसमें शिरकत की। GOC कुल्लू फोर्स SS सलारिया की एहलिया मिस S सलारिया मेहमान खुसूसी थी। 2RR बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रमन की एहलिया और दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। आर्मी की खातून अफसरान ने शहीद की बेवाओं और उनकी वालदाओं से मुलाकात की। उन्हें मिलने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया गया। अफसरान ने उनके घरेलू मसाइल भी सुने और उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करने की तलकीन
का यकीन दिलाया। इन खवातीन को एजाज से भी नवाजा गया। मुफ्त मेडिकल कैंप का इफ्तिताह GOC कुल्लू फोर्स की एहलिया ने किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत तलबा ने जम्मू में ए जवान तुझे सलाम प्रोग्राम का इनेकाद किया। तलबा 9 किलोमीटर तवील इंसानी जंजीर भी तलबा ने बनाई। जम्मू भर के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा की बड़ी तादाद ने इस ह्यूमन चेन को बनाने के लिए तकरीब में शिरकत की। ह्यूमन चेन बनाने का मकसद पूरे मुल्क और दुनिया भर में यकजहती और अमन के पैगाम को आम करना है। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट याशा मुदगिल ने हरी निवास से हरी झंडी दिखाकर तलबा को रवाना किया। इस 9 किलोमीटर ह्यूमन चेन की तकरीब का इख्तिताम बलिदान स्तंभ पर हुआ। याशा मुदगिल का कहना है कि इस इक़दाम से तलबा में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा होगा। तो पता ही है आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज़ अंडरटेक कर रहे हैं ताकि एक पेट्रियाटिक फर्वर के साथ 75th जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है उसको मनाया जाए। और उसी के तहत वन ऑफ द एक्टिविटीज़ आप देख सकते हैं एक 9 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन छोटे छोटे बच्चे अपने हाथ ज्वाइन करके बलिदान स्तंभ तक बना रहे हैं। इससे ना कि सिर्फ बच्चों में एक जज्बा पैदा होता है बल्कि जो लोग देखते हैं और जो लोग हमारे देश के कनेक्ट होते हैं और अपने देश के लिए अपने नेशनल फ्लैग के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए एक पॉजिटिव फीलिंग का जो है एहसास सबको होता है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे देश की को आज़ादी मिले हुए 75 साल हो चुके हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके लिए बहुत कुछ किया है। तो हमने जैसे कि इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए अपने स्कूल में और आज हमारा स्कूल यहाँ पर रैली निकाल रहा है। सो जिसके लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि हमारे देश के जवानों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया पर हम कुछ कर नहीं पाते, तो आज हमें ये करके बहुत अच्छा लग रहा है। सर, जवान हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं क्योंकि वो अपनी जान पे खेल के हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देश को बचाते हैं। हम आज यहाँ आराम से रह रहे हैं, हम अपने घरों में रह रहे हैं किनकी वजह से, उनकी वजह से। जैसे अभी हमने आज उनके लिए एक ह्यूमन चेन बनाई है। मतलब आज हम सब मिलकर यहाँ एकत्रित हुए हैं कि मतलब हम उनके लिए एकता बना रहे हैं कि मतलब हम पूरा भारत एक है। संदेश एक है कि ए जवान तुझे सलाम। जवानों के इसलिए सलाम है कि 75वां जो अमृत महोत्सव है हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाएगा। और जो ये वीक है इसमें तमाम स्कूली बच्चे जो हैं वो इस तरह की रैलीज निकाल के और तिरंगा हाथों में लेकर ह्यूमन चेन बना के सभी लोगों को ये मैसेज देने में लगे हुए हैं कि एकता में बल है। अगर हम एक हैं, हम अगर रिलीजन और कास्ट क्रीड को ना मानते हुए अगर एक साथ एकजुट होकर चले तभी देश मजबूत होगा, तभी देश सशक्त होगा। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र, TV18 जम्मू। 15 अगस्त एक ऐसा दिन जो हमें मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों की याद दिलाता है, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपना घर, अपना ख़ानदान, अपनी जानों तक की कुर्बानी पेश की। ऐसे ही लोगों को वक्फ करते हुए दिल्ली मेट्रो ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर तकसीम की हौलनाकियों के हवाले से एक ख़ास एग्जीबिशन का इनेकाद किया है। दिल्ली मेट्रो के हुक्काम का कहना है कि इस एग्जीबिशन के ज़रिए हम तकसीम के दर्द को आज के नौजवानों तक पहुँचाना चाहते हैं। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 15 अगस्त एक ऐसा दिन है जो हमें आज़ादी की याद दिलाता है और उन शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना परिवार, अपनी ज़िंदगी सब कुछ कुर्बान कर दिया। जी हाँ, जिस तरीके से 15 अगस्त की तैयारियां देश भर में चल रही हैं, हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इसी को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर एक प्रदर्शनी लगाई है जो कि उन शहीदों को डेडिकेटेड है जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान किया। और इस वक्त हम राजीव गांधी मेट्रो स्टेशन पर खड़े हुए हैं और आपको मैं वो प्रदर्शनी दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से विभाजन की विभीषिका, जो उनकी यादें थी, जो उनका दर्द था जब देश को बांटा गया, उस विभीषिका को यहाँ चित्रों के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरीके से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का जो फैसला किया है, उसको देखते हुए आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से चित्रों के माध्यम से ये दिखाया गया है कि जब देश का बंटवारा हुआ
जो लोग उस समय वहां पर थे उनके दिल में क्या दर्द था। देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों भाइयों बहनों ने अपना देश जो है वहां से विस्थापित होना पड़ा। उस दर्द को यहाँ दर्शाने की कोशिश की गई है और ये उसी समय की तस्वीरें हैं जो अखबारों में छपा करती थी। उन अखबारों से इन तस्वीरों को प्रदर्शनी के रूप में यहाँ लगाया गया है। आप यहाँ पर देखें तो आपको वो हर तस्वीर यहाँ देखने के लिए मिलेगी जो उस वक्त 14 अगस्त के समय पर उन लोगों को अपने दिल में दर्द दिया था, जिन लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ा था, विभाजित होना पड़ा था, विस्थापित होना पड़ा था। उन्हीं लोगों को याद करते हुए ये आज प्रदर्शनी दिल्ली मेट्रो पर लगाई गई है। 14 अगस्त तक ये प्रदर्शनी लगी रहेगी। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से लेके कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन तक ये प्रदर्शनी लगाई गई है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, वो सारी तस्वीरें देखने के लिए मिलेंगी जो इस दर्द को और इसके इतिहास को जानने के लिए आपको पूरी तरीके से बताएंगी कि क्या चीज़ें वहाँ पर हुई थी, किस तरीके से विभाजन हुआ और जो लोग उस समय पर थे उनके दिल में क्या दर्द है। तो कहीं ना कहीं आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जिस तरीके से विभाजन की जो विभीषिका थी उस दर्द को साझा करने की कोशिश दिल्ली मेट्रो की तरफ से की गई है। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। आज़ादी का अमृत महोत्सव की मुनासिबत से कर्नाटक के रायचूर में कांग्रेस पार्टी लीडरों और कारकुनों की जानिब से खास रैली का एहतमाम किया गया। रैली में रायचूर के मुख्तलिफ इलाकों के पार्टी लीडरों और कारकुनों ने हिस्सा लिया। अमृत महोत्सव रैली में सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर एच अंजैया ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि एक तरफ मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, दूसरी जानिब लोग मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से परेशान भी हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। सर आप सुदर्शन सर, चलो अंदर। सीपीआई अभिषेक कुमार ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रोकथाम के लिए आवाम का ताउन बेहद जरूरी है। अभिषेक कुमार रायचूर रेलवे स्टेशन में इंसानी स्मगलिंग के ताल्लुक से मुनक्किदा एक शऊर बेदारी प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुल्क गिर ऑपरेशन शुरू किया है। ऑपरेशन आहत के तहत खुसूसी टीमें तमाम लंबी दूरी की ट्रेन और रूट्स पर तैनात की गई हैं, जिनकी जिम्मेदारी मुतासिरीन खासतौर पर खवातीन और बच्चों को स्मगलरों के चंगुल से छुड़ाने की है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे सभी का ध्यान आकृष्ट होना बहुत जरूरी है। जो मोदी साहब हैं हमारे, वो सब्जेक्ट एक स्लोगन दिए हुए हैं, सबका साथ सबका विकास। इसमें सबका संरक्षण, मानवता का संरक्षण। और जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो सब्जेक्ट है ये इंडिया में 3rd लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। जनरल जो क्राइम होता है इंडिविजुअल क्राइम होता है, लेकिन जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। अगर उसमें हम लोग एक सिटीजन ऑफ इंडिया को मानते हुए हर वर्ग के लोग, चाहे पब्लिक सेक्टर में हो, चाहे सिटीजन हो, चाहे पब्लिक सर्वेंट हो, अगर हम मिल करके अगर इस पर ध्यान करते हैं, इस पर अगर अपना फोकस करते हैं तो इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। अगर चेन को ब्रेक किया तो ये इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपका वायदा था, हर भाषण में आप जोर जोर से कहते थे कि कैबिनेट की पहली बैठक में और पहला हस्ताक्षर होगा कि बिहार के 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। सरकारी नौकरी, रोजगार यानी प्राइवेट सेक्टर में नहीं, सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसलिए मैं क्या आपको स्मरण कराना चाहूँगा और हम रोज रोज आपको स्मरण कराते रहेंगे कि आपका 10 लाख नौकरियों का वायदा था, आप उस वायदे को पूरा कीजिए। और मित्रों ने एक और वायदा किया था कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे। तो बिहार का किसान आपसे जानना चाहता है कि आप किसानों का कर्ज कितने दिनों में माफ करेंगे। और साथ ही साथ आपने कहा, आपने कहा कि आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोई कर्मियों के मौजूदा मानदेय को दुगना करके
और जीविका दीदियों को नियमित वेतन नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो आशा वर्कर है, आगे ये जो आशा है, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका है, उनके वेतन को, उनके मानदेय को आपने दुगना करने की घोषणा की है। और नियोजित शिक्षकों के बारे में आपने कहा है कि समान काम समान वेतन की नीति लागू की जाएगी। तो इसलिए मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो वायदा किया था उस वायदे के अनुरूप, क्योंकि डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर तो तेजस्वी यादव है, नीतीश जी तो केवल जिसको टिटुलर हेड कहते हैं वो दिखावे के मुख्यमंत्री होंगे। उनकी संख्या 80 है, आपकी संख्या 45-46 है। और लालू यादव के काम करने का तरीका क्या सब लोग जानते हैं। तो दिखावे के मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार और असली मुख्यमंत्री होगा तेजस्वी प्रसाद यादव। इसलिए मित्रों, केवल कि मैं जो उन्होंने वायदा किया था। तो सुशील कुमार मोदी यहाँ पर साफ तौर पर तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए बिहार की सियासत क्या कुछ रुख इख्तियार करती है, इस पर लगातार नजर बनी हुई है।